नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। अगर दोस्तों आपको बता दो, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इज़ द प्लेटफॉर्म जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल्स में समझाई जाती है ताकि आपका कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए जिसमें हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस कैसे शुरू किया जाए। उसी के साथ दूसरा वीडियो हमारा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो वहाँ जाके आप हमारे वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है वो है रिस्क क्या क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। व्हाट आर द रिस्क इन इंटरनेशनल मार्केट। सो बेसिकली दोस्तों हमने जब इन दो वीडियो जो पहले बनाए उसके बाद हमें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या हैं, मतलब क्या हो सकते हैं। तो उसमें जो रिस्क है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको पहले से इन चीज़ों का आइडिया हो और आपको कभी भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने से पहले इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने वाले रिस्क के बारे में। तो आज सबसे पहली जो रिस्क कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं तो जो सबसे पहली रिस्क जो आती है वो होती कमर्शियल रिस्क और लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बारे में, एक्सपोर्ट के शिपिंग अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक, कस्टम अरेंजमेंट, इन सब के बारे में, एक्सपोर्ट की पेमेंट टर्म्स, शिपिंग टर्म्स किस तरीके की होनी चाहिए, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस तरीके की रिस्क अराइज होती है और इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूँ आप इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो उससे पहले आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज ले लें कि ये प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए बना हुआ है, किस मार्केट में कौन सी करेंसी चलती है, किस तरीके से एक्सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या क्या चार्जेस हमें लगने वाले हैं। ठीक है, FOB और CIF की प्रॉपर कॉस्टिंग करें। तो इस तरीके की एक लैक ऑफ नॉलेज अगर होगी तो ये रिस्क राइज होती है। साथ में हम दूसरी बात करें तो दूसरी रिस्क जो होती है वो है पॉलिटिकल रिस्क। दोस्तों कभी भी आप एक्सपोर्ट शुरू करें तो उससे पहले जिस भी कंट्री में आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है वहाँ आप देख लें कि वहाँ पॉलिटिकल स्थिरता तो है कि नहीं। अगर वहाँ पे पिछले 1 महीने में या आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं तो आप उस फैक्टर को ड्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई पॉलिसीज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में चेंजेस होते हैं या कहीं किसी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहीं किसी कंट्री के अंदर इस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए अभी USA में इलेक्शन होने वाले हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया इंडिया से US है। अब मान लीजिए आपका जब एक्सपोर्ट जो शिपमेंट है वो पोर्ट पे है, अभी इंडिया के पोर्ट पे या बाहर के पोर्ट पे, इसी बीच में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें इंपोर्ट करने पर उस प्रोडक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ गई। तो ड्यूटी बढ़ने से क्या होगा, अगर वो ड्यूटी इतनी ज़्यादा होगी कि मान लीजिए आपका बायर उसको ले ही नहीं पाएगा तो बायर आपको सिंपली मना कर देगा कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को अभी नहीं लूँगा क्योंकि इस तरीके मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पॉलिटिकल रिस्क राइज नहीं हो जाए कहीं पर भी। तो आप ये पॉलिटिकल फैक्टर ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तीसरी रिस्क जो आती है वो है आपकी कैरियर्स रिस्क। आप मान लीजिए जब भी कोई शिपमेंट करेंगे वो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट मोड से तो भेजेंगे। मान लीजिए आपने फैक्ट्री से डिस्पैचिंग करी तो आप बाई ट्रक जाएगा, फिर आपका सी पोर्ट पे है या कई जगह ICDs होती है तो बाई ट्रेन जाता है तो ट्रेन के थ्रू, फिर सी के थ्रू वो जाएगा या बाई एयर जाएगा। तो इनमें कैरियर्स रिस्क किस तरीके से राइज। मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन पलट गई, उसके डिब्बे पलट गए, आपके कंटेनर को नुकसान पहुँच गया, ट्रक में आपने माल भरा, ट्रक पोर्ट से जाने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए वेसल में आपने लोड किया और वेसल जब
कंट्री में, उस कंट्री तक पहुंचने वाला था उससे पहले ही कोई तूफान आ गया या किसी तरीके उस वेसल्स के अंदर आग लग गई, कंटेनर सारे पानी में डूब गए, तो इस तरीके की रिस्क अराइज हो जाती है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट वाले मोड में भी आपको मैंने बताया कि मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके की एक रिस्क इन्वॉल्व होती है जिसमें आपका पूरा मटेरियल डैमेज होने की पूरी संभावना होती है। तो आप इस फैक्टर को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो CIF बेसिस की पॉलिसीज़ पे करें, ताकि आपका इंश्योरेंस उस मटेरियल की कॉस्ट को कवर कर ले और आपको नुकसान होने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो रिस्क अराइज होती है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होती है कि जब भी हम किसी भी बायर को किसी भी करेंसी के अंदर रेट कोट करने वाले हैं, मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेट्स चलती है। अब यूरोप में कई जगह यूरो चलता है, अपने UK में GBP चलता है, कई सारी जगह अमेरिका, कनाडा, दुबई वगैरह में USD डॉलर चलता है। तो आप मान लीजिए कि किसी को आपने आज हम USD का एग्जांपल ले लेते हैं। आज आपने किसी भी बायर को कोटेशन बना के दिए 74 के अकॉर्डिंगली, आज डॉलर मान लीजिए 74 है, तो 74 के अकॉर्डिंगली आपने कोटेशन बना के दिए, और जब आपके पास 1 महीने बाद आपका शिपमेंट पहुंचा, बायर को आपकी टर्म्स ऐसी थी कि जब बिल ऑफ लेगेडिंग के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे या मटेरियल यहाँ पहुंच जाने के बाद पेमेंट करेंगे, या मान लीजिए आपने क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो जब वो पेमेंट आने वाला होगा या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने क्रेडिट या कुछ, तो मान लीजिए उस टाइम पे जब 74 पे आपने रेट कोटेशन दिए थे, उससे अभी जो एक्सचेंज रेट है वो 64 रह गई या 70 रह गई या 67 रह गई, तो आपको इसमें काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इस नुकसान से बचने के लिए ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि पिछले 1 साल में, अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अगर पिछले 1 साल में उस करेंसी का ट्रेंड कैसे रहा है। आप कोई भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिन पे करेंसी के ट्रेंड को देखा जा सकता है, तो आप वहाँ देख के इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। या एक और मोड है जो आप बैंक के थ्रू भी आप इस करेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भाई मैं डॉलर में कर रहा हूँ, तो पिछले 1 साल में डॉलर कैसे चल रहा था, आगे जाके डाउन होने के चांसेस है कि नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर तो ऐसा बन नहीं रहा है ना जिससे एक करेंसी डाउन हो सकती है। मान लीजिए अपने यहाँ भी अगर पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह या कुछ ऐसा नई पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बहुत बड़ी पॉलिसीज़ ला रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उस टाइम पे कोटेशन देने से पहले थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि क्या होता है उसी टाइम पे सेंसेक्स वगैरह में डाउन्स आते हैं, उसी तरीके से अपनी करेंसी और डाउन चली जाती है। या मान लीजिए अगर डॉलर अप चला जाता है, तो अभी तो आपने अप पे दे दिया, मान लीजिए बाद में जाके वो वापस डाउन आ जाए, तो करेंसी का पूरा फ्लक्चुएशन जो भी है आपको पूरी चार्ट देख लेना है पिछले 1 साल का, 6 महीने का, जिससे आपको पता चले कि इस करेंसी किस तरीके से अप गई है और कब ये डाउन गई है। तो करेंसी का पूरा फ्लो आपको चेक करना है। तो ये सारी रिस्क है जो अक्सर फॉरेन मार्केट के अंदर देखी जाती है, और इन सब के साथ साथ एक सबसे बड़ी रिस्क निकल के आती है, वो होती है क्रेडिट रिस्क, पेमेंट रिस्क। आप जब भी कभी पेमेंट टर्म डिसाइड करें तो ऐसे ही डिसाइड करें। अगर आप नए एक्सपोर्टर तो ये बात खास तौर पे ध्यान रखना कि आप जब भी पेमेंट टर्म डिसाइड करें तो एडवांस पेमेंट लें, चाहे वो 5% ही हो। अगर किसी ने 5% पेमेंट दिया है तो आपका पेमेंट सिक्योर है। 10% लें, 20% लें, रेस्ट अगेंस्ट द BL कॉपी ले लें, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद कभी आप इस तरीके की पेमेंट टर्म्स को मत करिएगा। अगर आप नए या पहला ही कंसाइनमेंट आप कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू आप कर रहे हैं, इस तरीके का काम मत कीजिएगा। या मान लीजिए अब क्रेडिट रिस्क कैसे बनती है ये मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए आपने 30 डेज़ की किसी को क्रेडिट दी, अब वो बायर बाद में मटेरियल लेने के बाद बोला कि आपका तो माल ही ख़राब आ गया, या मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, या मेरे पास माल तो आ गया पर वो अभी बिक नहीं रहा, या कि मैंने जिसको बेचा उसने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसा आएगा जब हम आपको पेमेंट कर देंगे। और ये रिस्क प्रैक्टिकली हमारे साथ हो चुकी है। हमारे एक इटैलिक बायर ने इसी तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट करी थी। उसने बोला रशिया से अभी पैसा आया नहीं, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जब उसको हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसने कंटेनर छुड़ा लिया। तो इस तरीके की रिस्क बन के सामने आई कि उसने बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। ऐसे करते करीब 6 महीने बाद उसने हमारा पेमेंट किया। हालांकि पेमेंट रुका नहीं था, हमारा पेमेंट किया, पर कई सारे लोगों का इस तरीके से पेमेंट रुक जाता है। तो आप इस रिस्क के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप क्रेडिट अगर दे रहे हैं तो क्रेडिट को कवर करने के लिए या तो ECGC वगैरह में कवर कर सकते हैं, या फिर और आपकी जो पॉलिटिकल रिस्क है वो भी ECGC के अंदर कवर हो जाती है। तो ये 2 तरीके की रिस्क आपका ECGC का अगर आप क्रेडिट गारंटी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ECGC में आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अगर आपकी $4000 की इन्वॉइस है तो आपको करीब अगर आपकी 4 लाख की इन्वॉइस है तो करीब आपको 4000 रुपये का
चार्जेस उस पर देना पड़ता है, करीब 1% के आसपास। तो अलग अलग तरीके की इसमें पॉलिसीज़ होती है। ग्रुप पॉलिसीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स आप कवर कर सकते हैं साल भर में ट्रांजेक्शन हुए, या एक पर्टिकुलर बायर को आप कवर कर सकते हैं। आप सिंपली ECGC आप टाइप कीजिएगा, आपके आसपास जो भी ECGC के सेंटर्स हैं वहाँ पे कॉल करिएगा, वहाँ के मैनेजर आपसे बात करेंगे। सिंपली उनको समझाइए हमें किस तरीके की पॉलिसीज़ चाहिए, या हमें सिंगल बायर पॉलिसी चाहिए, या हमें मल्टीपल बायर पॉलिसीज़ चाहिए। 1 ईयर के प्लान में वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप इस तरीके की कोई भी रिस्क अराइज होती है, या पॉलिटिकल या क्रेडिट रिस्क, ये रिस्क ECGC में कवर हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने बताया आपको किस तरीके के रिस्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मार्केट में है और उनको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे किसी एक्सपोर्टर के साथ कोई गलत ना हो जाए। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।